आज हम व्यवसाय अध्ययन में प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व का तीसरा भाग शुरू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध के कार्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं प्रबंध के कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहला प्रबंध का जो कार्य है वो होता है नियोजन, यानी कि योजना बनाना। नाम से ही आप समझ रहे होंगे, किसी कार्य के लिए पहले से ही क्या करना, योजना बनाना। नियोजन अग्रिम में क्या करने का कार्य है, यह निर्धारित करने का कार्य है कि क्या किया जाना है और कौन करेगा। इसका मतलब है पहले से लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने का एक तरीका विकसित करना। नियोजन समस्याओं को रोक तो नहीं सकता, लेकिन उनकी भविष्यवाणी कर सकता है, और यदि वे हैं तो उनसे निपटने के लिए आकस्मिक योजना पहले से ही हम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है किसी भी प्रबंध का नियोजन। यानी कि नियोजन का मतलब हम पहले से ये निर्धारित कर लेंगे हमें क्या करना है, कौन करेगा, और हम अगर कोई समस्या आ जाती है भविष्य में तो उससे कैसे निपट सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है नियोजन बनाना। और दूसरा कार्य क्या है प्रबंध का, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है संगठन। अब संगठन क्या होता है? संगठन कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने, कार्यों को समूहीकृत करने, प्राधिकरण यानी अधिकार की स्थापना करना और एक विशिष्ट योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों को आवंटित करने का प्रबंधन कार्य है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, संगठन में जितने भी व्यक्ति हैं उनके कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया जाता है, उन्हें अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और कैसे हम योजना को पूरा करेंगे उसके लिए जो जो संसाधन चाहिए उनको आवंटित किया जाता है। यानी कि संसाधनों को बांटा जाता है। यह भी निर्धारित करता है कि किन गतिविधियों और संसाधनों की आवश्यकता है। तो संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यह देखता है कि किन किन गतिविधियों को करें और हमें कितने संसाधनों की आवश्यकता है उसके लिए। यह तय करता है कि कोई विशेष कार्य कौन करेगा, कहाँ किया जाएगा और कब किया जाएगा। तो संगठन नियोजन के बाद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। संगठन प्रबंध के विभागों या कार्य इकाइयों में आवश्यक कार्यों का समूहन और अधिकार की स्थापना और संगठनात्मक पदानुक्रम के भीतर संबंधों की रिपोर्टिंग करता है। यानी संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे विभाग हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, उनमें जितने भी कार्य हैं उनको समूह के रूप में कैसे तैयार किया जाएगा, अधिकार किस किस को क्या क्या देने हैं, संगठन में किस किस का क्या क्या पद होगा और उनके आपस में क्या संबंध होंगे, ये सारा कार्य कौन करता है? संगठन। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंध का। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है नियुक्तिकरण। अब ये नियुक्तिकरण क्या होता है? नाम से ही आप समझ रहे होंगे, किसी को नियुक्त करना। यानी अगर हम साधारण भाषा में कहें तो नियुक्तिकरण का अर्थ है सही काम के लिए सही लोगों को ढूंढना। प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यह सुनिश्चित करना है कि सही योग्यता वाले सही लोग संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही स्थानों और समय पर उपलब्ध हों। तो नियुक्तिकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मानव संसाधन है वो किसी भी प्रबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और नियुक्तिकरण उसी के लिए कार्य करता है। यानी यह निश्चित करता है कि जो योग्यता वाले व्यक्ति हैं वही लोग संगठन में आएं, और उनको किस स्थान पर और किस समय पर कार्य देना है वो सारा कार्य कौन देखता है? नियुक्तिकरण। यानी कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है नियुक्तिकरण। यह मानव संसाधन कार्य के रूप में भी जाना जाता है। इसमें भर्ती, चयन, प्लेसमेंट और कर्मियों के प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। तो नियुक्तिकरण का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि हमने सिर्फ व्यक्तियों को कार्य दे दिया, नियुक्त कर दिया। इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं। इसे हम मानव संसाधन कार्य के रूप में भी जानते हैं। यानी हम भर्ती करेंगे पहले लोगों की, फिर उसका चयन करेंगे, फिर इनको किस जगह पर कार्य पर लगाना है वो लगाएंगे, और लगातार उनको प्रशिक्षण भी देते रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि उन्हें लगातार टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती है उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो उसको बहुत सारी गतिविधियां करनी होती हैं, तो लगातार उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है
ताकि वातावरण के अनुसार वो ढलते रहें। एक और महत्वपूर्ण कार्य प्रबंध का निर्देशन। आपने सुना होगा ये निर्देशक है इस फिल्म का, ये निर्देशक है, तो निर्देशक या निर्देशन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। निर्देशन में कर्मचारियों को उनके द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने के लिए अग्रणी, प्रभावित और प्रेरित किया जाता है। इसके लिए ऐसा माहौल स्थापित करने की आवश्यकता होती है जो कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करे। तो निर्देशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अब इसमें हमने कार्य तो सौंप दिए, लेकिन जब तक वो अग्रणी नहीं होंगे, यानी खुद आगे नहीं आएंगे कार्य को करने के लिए, प्रभावित नहीं होंगे, उनमें अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि हाँ हमें ये कार्य करना चाहिए, और उनको प्रेरित भी करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सारे कर्मचारी खुद आगे आएँ और प्रेरित हों, ताकि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। तो निर्देशन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंध का। तो प्रबंध का अंतिम कार्य है नियंत्रण करना। अब नियंत्रण क्या है? नियंत्रण का अर्थ है कि जितने भी हमने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन किए हैं, यानी कार्य किए हैं, उसकी निगरानी है नियंत्रण। नियंत्रण में क्या करते हैं हम? प्रदर्शन के मानक स्थापित करते हैं। वर्तमान प्रदर्शन को मापना, स्थापित मानकों के साथ तुलना करना, और जहां कोई भी विचलन पाया जाता है वहां सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। तो नियंत्रण अंतिम कार्य है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी इसमें ये देखा जाता है कि जो हमने सोचा था वैसा ही कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी जो हमने मानक स्थापित किए थे उन्हीं मानकों के अनुसार कार्य हो रहा है, कुछ विचलन तो नहीं है, यानी उनमें कुछ अंतर तो नहीं है। अगर अंतर है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, वो सारी कार्रवाई कौन करता है? नियंत्रण। तो यह अंतिम कार्य है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंध का। अब हम बात करते हैं समन्वय की। समन्वय क्या है? समन्वय को हम प्रबंध का सार कहते हैं। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि प्रबंध का सार क्यों है, हम समन्वय के बारे में जानते हैं कि समन्वय होता क्या है। समन्वय वह बल है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को बांधता है, आपस में जोड़ता है। यह एक सामान्य धागे की तरह कार्य करता है जो संगठन की कार्यप्रणाली में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए खरीद, उत्पादन, बिक्री और वित्त जैसी सभी गतिविधियों से चलता है। यानी ये एक ऐसा धागा है जिसने संगठन के सारी इकाइयों को आपस में जोड़ रखा होता है उनकी गतिविधियों से। इसीलिए समन्वय में एक संगठन की विभिन्न इकाइयों के विभिन्न कार्यों या प्रयासों को सिंक्रोनाइज किया जाता है। सिंक्रोनाइज समझते हैं ना आप, एक साथ यानी जोड़ा जाता है उनको। तो समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समन्वय किसी भी संगठन के लिए अति आवश्यक है। अब हम जानते हैं समन्वय की प्रकृति के बारे में कि समन्वय की प्रकृति क्या है। पहला है, समन्वय समूह के प्रयासों को एकीकृत करता है। अब एकीकृत कैसे करेगा? यानी यह क्या करता है? समूह के प्रयास पर ध्यान देता है कि प्रदर्शन वैसा ही हो जैसा कि नियोजित और निर्धारित किया गया था। यानी हमने जो नियोजन किया था कि ऐसा प्रदर्शन होना चाहिए, ये हमें कार्य करने हैं, उसी तरीके से कार्य हो रहा है या नहीं। तो ये समूह के प्रयास पर ध्यान देता है कि सारा समूह उसी तरीके से कार्य करे जैसा हमने नियोजित किया था या हमने योजना बनाई थी। दूसरी प्रकृति है समन्वय की, समन्वय कार्यवाही की एकता सुनिश्चित करता है। कैसे? यह विभागों के बीच में बाध्यकारी बल के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी कार्यवाही संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से हो। यानी ये इस तरीके से कार्य करता है कि जितने भी संगठन के लक्ष्य हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाएं, और उनके बीच में एक बल के रूप में कार्य करता है ये। यानी कि उनके बीच में कोई बंधन ना रहे, उनके बीच में कोई भी बाध्य ना रहे। और एक और प्रकृति क्या है समन्वय की? कि समन्वय क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया क्या होती है? जो हमेशा चलती रहती है। यह नियोजन चरण से शुरू होता है और नियंत्रण तक जारी रखता है। यानी जितने भी प्रबंध के कार्य थे, नियोजन से लेकर नियंत्रण तक, उन सभी कार्यों में समन्वय की बहुत ही आवश्यकता होती है। वह नियोजन में भी है और नियंत्रण में भी है।
यानी वो सारे कार्यों में आवश्यक होता है, लगातार चलता रहता है। और समन्वय की और क्या प्रकृति है? समन्वय क्या है? सर्वव्यापी कार्य है, यानी हर जगह इसकी आवश्यकता है। विभिन्न विभागों की गतिविधियों को अन्योन्याश्रित प्रकृति के कारण प्रबंध के सभी स्तरों पर समन्वय आवश्यक है। यानी अब जितने भी विभाग हैं उनमें सारी की सारी गतिविधियां आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो इसीलिए समन्वय तो हर जगह चाहिए। यानी जितने भी प्रबंध के स्तर हैं हर जगह समन्वय चाहिए, हर जगह है समन्वय और ये लगातार चलता ही रहता है। समन्वय की एक और प्रकृति है, समन्वय सभी प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। इसका अभिप्राय ये है कि जितने भी व्यवसाय में प्रबंधक हैं उन सबकी जिम्मेदारी है समन्वय, यानी वो अपने अपने विभागों में समन्वय करके रखेंगे। उसके बिना प्रबंध प्रभावहीन हो जाएगा। तो इसीलिए संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रबंधकों को समन्वय करना पड़ता है। और एक और प्रकृति है, समन्वय एक सोच समझ कर किया गया कार्य है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समन्वय अपने आप हो जाएगा। हर प्रबंधक को सोचना पड़ता है कि कैसे समन्वय किया जाए, कैसे समन्वय बिठाया जाए। तो ये बहुत ही सोच समझ कर किया गया कार्य होता है जो सभी प्रबंधकों को करना होता है। उन्हें बहुत सारी योजनाएं बनानी होती हैं कि कैसे समन्वय किया जाए कि सारे विभाग एक साथ कार्य करें, उनके बीच में कोई भी बाध्यता ना हो। तो हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं, समन्वय प्रबंध का एक अलग कार्य नहीं है बल्कि इसका सार है। तो समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं समन्वय प्रबंध का सार है, क्योंकि समन्वय के बिना प्रबंध असफल हो जाएगा। अगर संस्था को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो उसे समन्वय अपनाना ही पड़ेगा। यानी समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसको प्रबंध का सार बोलते हैं। अब समन्वय का महत्व क्या है? समन्वय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों, विभागों और विशेषज्ञों के प्रयासों को एकीकृत करता है। एकीकृत समझते हैं ना आप? एक साथ मिलाता है। यानी जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी विभाग हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, उनके जितने भी प्रयास हैं उनको एक साथ लाता है कि संस्था के लक्ष्य पूरे हो जाएं। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, समन्वय के क्या-क्या महत्व हैं? सबसे पहला महत्व है आकार में वृद्धि। अब आकार में वृद्धि का अर्थ क्या है? जैसे-जैसे संगठन का आकार बढ़ता है, तो संगठन में क्या होता है, लोगों की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा लोग चाहिए कार्य के लिए। तो कई बार उनके प्रयासों और गतिविधियों को एकीकृत करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे-जैसे बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो उनको एकीकृत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कार्य कौन करता है? समन्वय करता है ये कार्य। दूसरा महत्व क्या है समन्वय का? कार्यात्मक विभेदन। अब कार्यात्मक विभेदन का क्या अर्थ है? एक संगठन के कार्यों को विभागों, डिवीज़नों और उसके खंडों में विभाजित किया जाता है। इन सभी विभागों के अपने-अपने उद्देश्य हैं, अपनी-अपनी नीतियाँ हैं और अपनी-अपनी कार्यशैली होती है। तो अब जब सारे विभागों के उद्देश्य अलग हैं, नीतियाँ अलग हैं, कार्य करने की शैली अलग है, तो आपस में उनका समन्वय बहुत ही आवश्यक होता है ताकि संस्था के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है समन्वय। तीसरा महत्व है विशिष्टीकरण। अब विशिष्टीकरण का क्या अर्थ है? आधुनिक संगठनों में उच्च स्तर का विशिष्टीकरण होता है। विशिष्टीकरण का मतलब, विशिष्टीकरण आधुनिक प्रौद्योगिकी की जटिलताओं और प्रदर्शन किए जाने वाले कार्यों की विविधता से उत्पन्न होता है। विविधता समझते हैं ना भाई? आज की डेट में आधुनिक प्रौद्योगिकी है, इतने सारे नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं कि हर कार्य विविध प्रकार से किया जाता है। तो इसीलिए विशिष्टीकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इसमें कौन मदद करता है? समन्वय। यानी समन्वय विशिष्टीकरण के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम यह कह सकते हैं कि संगठन में लगे सभी विशेषज्ञों के कार्यों में समन्वय हेतु एक रचना तंत्र की आवश्यकता होती है। तो रचना तंत्र कौन करेगा? समन्वय। यानी समन्वय इस तरीके से एक रचना तंत्र बनाता है कि सारे विशेषज्ञों के कार्य क्या करें? जो संस्था का उद्देश्य है उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। आइए अब हम जानते हैं 21वीं सदी में प्रबंध। अब 21वीं सदी में हैं हम, तो अब प्रबंध में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं? आज के ज़माने में प्रबंध किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, आइए थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं।
जैसे जैसे संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं और नई संचार तकनीक दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में सोचना संभव बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय और परस्पर संबंधों का दायरा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि 21वीं शताब्दी है, तो वैश्वीकरण का ज़माना है। यानी अब सारे राष्ट्रों की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं। इसका अर्थ ये है कि सब लोग आपस में मिल के कार्य कर रहे हैं। एक देश दूसरे देश में आयात निर्यात कर रहा है, नई नई तकनीकें आ रही हैं। तो हम विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में सोचना शुरू कर रहे हैं। आपकी विश्व क्या है? पूरा का पूरा एक वैश्विक गांव की तरह है और इनमें आपस में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और परस्पर संबंधों का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो प्रबंध को भी उसी हिसाब से अपने आप को क्या करना होगा? परिवर्तित करना होगा। तो आधुनिक संगठन एक वैश्विक संगठन है जिसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रबंधित किया जाना है। यानी जैसे जैसे विश्व में परिवर्तन आ रहे हैं वैसे वैसे हमें भी अपने आप को बदलना है। यानी प्रबंध को उसी हिसाब से अपने आप को प्रबंधित करना है, बदलना है, जैसे जैसे विश्व में परिवर्तन आ रहे हैं। तो आज हमने प्रबंध के कार्यों, समन्वय, समन्वय के महत्व और 21वीं सदी में प्रबंध की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।